हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं जिनमें कोई एक्शन यानी क्रिया दिखाई ना दे। ऐसे वाक्यों को हमें बनाते वक्त पहले उस वाक्य के स्ट्रक्चर को समझना होता है कि उस वाक्य में हमें क्रिया दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो ऐसे वाक्य हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम यूज ऑफ एजम्बार या वाज वर्ब को समझेंगे। यदि किसी वाक्य में क्रिया केवल होना ही हो, यानी कि कार्य एक्शन ना हो रहा हो और वाक्यों में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे उसका व्यवसाय, मैं प्रोफेसर बता दिया कि वह एक डॉक्टर है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल बताया जा रहा है कि वह जो है एक डॉक्टर है, कोई काम नहीं कर रहा है इसमें। तो सेंटेंस आपको बनाने हैं ही इज अ डॉक्टर। किसी के रिलेशन के बारे में बता दिया जाए, जैसे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। किसी जेंडर के बारे में बता दिया जाए कि वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। किसी का नाम है, उसका नाम सीता है, हर नेम इज सीता। किसी एज बता दी जाए तो मैं 20 वर्ष का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। किसी क्वालिटी बताई जाए, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर गुड प्लेयर्स। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इन सभी वाक्यों में कहीं भी आपको एक्शन दिखाई नहीं देगा, नहीं कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पिछले जो वर्ड हैं, है, हूँ, हैं, ये अपने आप में क्रिया का काम करेंगे। इनको देख करके हमें इसमें इज एम आर या वाजेवर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपको यदि उपरोक्त वाक्यों में था या थे का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे अगर है जो इनमें था या थे आ जाए तो आपको वाज या वर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे वह एक डॉक्टर है की जगह आ जाए वह एक डॉक्टर था, तो आपको प्रयोग करना ही वॉज अ डॉक्टर। वह मेरा भाई था, तो ही वॉज माई ब्रदर। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे वाक्य है जिनमें कोई क्रिया आपको दिखाई ना दे और केवल आपको होना क्रिया दिखाई दे, जो वाक्य के लास्ट में आपको है, हैं, हूँ, था, थे के रूप में मिलती है, उनको आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे और वाक्य आप इस तरीके से बनाओगे। इससे आगे हम देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रयोग जिसको हम यूज ऑफ हैज हैव हैड के नाम से जानते हैं। ऐसे वाक्यों में भी आपको ध्यान देना है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया केवल होना, वही पहली वाली बात, यानी कि कोई कार्य ना हो रहा हो और वाक्य में कर्ता के पास कुछ हो, तो उसे निम्नलिखित तरीके से बनाते हैं। ध्यान दें कि पहले जो यूज ऑफ एजमार सीखा था उसमें भी कोई क्रिया नहीं हो रही थी और इसमें भी नहीं हो रही, लेकिन ध्यान देना यह है कि उसमें तो था कि कर्ता कुछ था, वह एक लड़का था, वह एक डॉक्टर था, वह सीता थी या सीता है, तो वो कुछ था, उसमें आपको जमाल वाज का प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ हैज वर्ड में क्या है कि इसमें कर्ता के पास कुछ होता है। जैसे आप कहोगे मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स, इसमें आई एम नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो एक अधिकार को दर्शाया जाता है। जैसे उसके पास दो किताबें थी, ही हैड टू बुक्स, ये आप देखोगे कि यहाँ थी हो गया तो पास्ट के लिए हैड का प्रयोग कर दिया है। उसके पास एक कार है, तो शी हैज अ कार। तो देखो यहाँ पे ये हैज का प्रयोग किया गया है क्योंकि कर्ता आपका एक वचन है। आई के साथ हम हैज की बजाय हैव का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हैज हैव का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक और नया प्रयोग सीखते हैं, यह यूज ऑफ देयर। एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ अ थिंग और पर्सन। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि कुछ किसी व्यक्ति या किसी चीज की उपस्थिति दर्शाई गई होगी वाक्य में, काम नहीं हो रहा होगा। इसमें भी सब्जेक्ट के बिना वाले वाक्य को एक रूप देने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। समझ रहे हैं इस डेफिनेशन ध्यान से
कि इसमें देयर का प्रयोग तो किया था इंग्लिश में, लेकिन उसकी हिंदी वहां जैसे होती है उसको नहीं बोला जाएगा। जैसे आप कहोगे बगीचा है, तो आप बगीचा है कि द गार्डन इज, तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो इसको एक सेंटेंस का रूप देने के लिए आप देयर का प्रयोग करते हो। देयर इज अ गार्डन, पानी है, देयर इज वाटर। यदि ऐसे वाक्यों में देयर की हिंदी यानी वहां का प्रयोग करना हो तो निम्नलिखित नियम का प्रयोग करें। जैसे बगीचा वहां है या वहां बगीचा है, तो गार्डन इज देयर या देयर इज ए गार्डन। देयर यहां दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, ध्यान देना, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि देयर जो आता है स्टार्टिंग में वाक्य को रूप देने के लिए, उसकी हिंदी वहां नहीं बोलेगी। पानी वहां है या वहां पानी है, तो आप ऐसे क्या लिखोगे, वाटर इज देयर या देयर इज वाटर। अब यहां आपको दोबारा से देयर देना पड़ेगा। इसको अगर आप देखोगे तो देयर इज वाटर को आप वहां के साथ नहीं जोड़ोगे। ये अगर वहां लगाना है तो आपको यहां से एक वर्ड प्रयोग करना पड़ेगा देयर का अलग से, तब उसकी हिंदी वहां बनेगी। देयर के बारे में और भी कुछ डिटेल में देखें कि ऐसे वाक्यों में किसी थिंग या पर्सन की उपस्थिति या मौजूदगी को कहीं दर्शाया जाता है और हिंदी में उसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में ना करके वाक्य के अंत में क्रिया होना यानी बी से बिल्कुल पहले होता है। प्राय हिंदी के वाक्य का आरंभ उस स्थान से होता है जहां पर कोई कुछ होता है। समझ गए होंगे कि वाक्य में जब आपको दिखाया जाए कि कर्ता कहीं पर है, जो चीज कहीं पर दर्शाई गई है वो आपके वाक्य के पीछे मिलेगी और जहां दर्शाई गई है वो वाक्य के पहले मिलेगी। रूल आप फॉलो करते हो, देयर सबसे पहले लगाते हो, फिर उसके बाद बी का रूप लगेगा, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो लगेगा, फिर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, फिर आपका प्लेस आएगा। जैसे आप देखोगे कि बस्ते में 10 पुस्तकें हैं, देयर आर 10 बुक्स इन द बैग। तो आप यहाँ से ध्यान समझोगे तो आपको कहीं भी क्रिया दिखाई नहीं देगी, केवल ये है, थे, हैं, ये वर्ड जो है अपने आप में क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग करोगे आप। जैसे बहुवचन में आ गया पुस्तकें हैं तो आर लगा दिया, 10 बुक्स आ गई, इन द बैग आ गया। क्या पेड़ पर 5 पक्षी थे, तो ये प्रश्नवाचक बनाना है तो देयर से पहले वर का प्रयोग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 5 बर्ड्स इन द ट्री। सभी जगह भ्रष्टाचार है, देयर इज करप्शन एवरीवेयर। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि केवल ट्रांसलेशन टेंस को याद करने से, टेंस चार्ट याद करने से आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनको हमें यूज ऑफ बी यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं उसमें एज एम आर वाज वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, हैज ए वर्ड का प्रयोग होता है, तो उनके प्रयोग को आप ध्यान से समझ लें। बाकी फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक्स।